जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं मुगलकालीन राजस्व प्रणाली, भारतीय इतिहास का एक नया टॉपिक जो पूर्णतया संबंधित होगा मुगल काल की राजस्व व्यवस्था से संबंधित। मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था टॉपिक को दो भागों में आपके बीच प्रस्तुत किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का भाग 1। किस व्यक्ति ने सार्वभौमत्व के मुआवजे के रूप में राजस्व वसूली के औचित्य को सिद्ध किया है? तो यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने सार्वभौमत्व के मुआवजे के रूप में राजस्व वसूली के औचित्य को सिद्ध किया है। तो वो था अकबर का नवरत्न अबुल फजल। अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में शेर शाह सूरी द्वारा अपनाई गई जाप्ती प्रणाली को अपनाया। तो अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में जो है वो राजस्व वसूली के लिए कौन सी प्रणाली को अपनाया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो अपनाई गई थी प्रणाली, जाप्ती प्रणाली, इसको अपनाया था अकबर ने। अब देखिए जाप्ती प्रणाली क्या होती है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जाप्ती प्रणाली क्या होती है? इसमें कुल भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुल भूमि उत्पादन का कितना भाग जाप्ती प्रणाली के तहत कर के रूप में लिया जाता था? 1/3। अब देखिए जाप्ती प्रणाली जो थी साथियों, वो अत्यंत महंगी थी, दोषपूर्ण थी। इसी कारण से 1569 में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर अकबर ने जाप्ती प्रणाली के स्थान पर एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसका नाम था नस्क अथवा कनकूत या मुक्ताई। एक ही बात है, चाहे नस्क आपको दे दे ऑप्शन में, या कनकूत दे दे, या मुक्ताई दे दे, तीनों का मतलब एक ही है। तो क्या हुआ, अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में शेरशाह सूरी द्वारा अपनाई गई राजस्व प्रणाली जाप्ती प्रणाली को अपनाया, और जाप्ती प्रणाली के तहत कुल भूमि उत्पादन का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? 1/3। लेकिन ये जो जाप्ती प्रणाली थी ये काफी महंगी थी, दोषपूर्ण भी थी, इसका विरोध भी होने लग गया था। इसी कारण से अकबर ने जो है जाप्ती प्रणाली के स्थान पर नस्क, कनकूत या मुक्ताई व्यवस्था शुरू की। अब आपको इसमें ध्यान में रखना है कि किस व्यक्ति की सिफारिश पर अकबर ने नई प्रणाली अपनाई थी? तो शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर। और नस्क जो है इसी को जो है कनकूत और मुक्ताई भी कहा जाता है। अब देखिए अपन इसकी बात करते हैं जाप्ती तथा कनकूत या नस्क मुक्ताई में अंतर। मतलब जाप्ती जो प्रणाली थी ये पहले प्रचलित थी, और अब अकबर ने नई व्यवस्था प्रणाली प्रारंभ कर ली थी राजस्व वसूली की, वो थी कनकूत या नस्क। तो इन दोनों में अंतर क्या है? पहले वाली पद्धति जाप्ती और नवीन पद्धति नस्क, मुक्ताई या कनकूत में अंतर क्या है? तो देख लीजिए साथियों, जाप्ती में भूमि की पैमाइश तथा गल्ले की किस्म के आधार पर कर निर्धारित होता था। तो जाप्ती जो व्यवस्था थी उसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी तथा गल्ले की किस्म के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। जबकि नस्क या कनकूत में खेत को रस्सी या पैरों से नापकर प्रति बीघा पैदावार का अनुमान करके तथा पिछले वर्षों की पैदावार व राजस्व भुगतान का अंदाजा लगाकर लगान वसूल किया जाता था। तो कुल मिलाकर जाप्ती प्रणाली से अच्छी व्यवस्था थी ये नस्क पद्धति, मुक्ताई पद्धति। इसमें क्या किया जाता था? सबसे पहले खेत को रस्सी या पैरों से नापा जाता था, उसके बाद में प्रति बीघा जो है पैदावार का अनुमान लगाया जाता था, और यह भी देखा जाता था कि पिछले वर्षों में पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर राजस्व भुगतान का अंदाजा लगाया जाता था और लगान वसूल किया जाता था। अब देखिए साथियों, नस्क से संबंधित कई जो है वाक्य आ जाते हैं, आपको पूछ लिया जाता है कौन सा वाक्य सही है या गलत है। तो नस्क एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था थी। और ये जो नस्क या कनकूत जो व्यवस्था थी ये बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ में प्रचलित थी। कहां कहां इस व्यवस्था को प्रचलन में लाया गया था? बंगाल, गुजरात और काठियावाड़। नस्क में समय अधिक लगने से राजस्व वसूली में देरी होती थी। तो ये तो आपको पता ही है, खेत को जब रस्सी या पैरों से नापा जाएगा, फिर प्रति बीघा पैदावार का अनुमान लगाया जाएगा, फिर पिछले वर्षों के डाटा एकत्रित किए जाएंगे, तो टाइम तो जाहिर सी बात है इसमें लगेगा ही, और टाइम अधिक लगने से राजस्व वसूली में भी क्या होती थी? देरी होती थी। तो अब क्या होगा आगे?
1570-71 में टोडरमल के सुझाव पर, यह आपको ध्यान में रखना है, टोडरमल के सुझाव पर नस्क, जिसको हम कनकुत या मुक्ताई भी कहते हैं, को त्याग कर इसके स्थान पर कानूनगो को साम्राज्य की कृषि योग्य भूमि को नापने का आदेश दिया गया। तो टोडरमल के सुझाव पर जो है अकबर ने क्या किया, इस नस्क जो पद्धति जो अपनाई थी उसने शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर इस पद्धति को उसने त्याग दिया और इसके स्थान पर अकबर ने कानूनगो को साम्राज्य की जो कृषि योग्य भूमि है उसको नापने का आदेश दिया। अब देखिए साथियों, कश्मीर में जो नस्क प्रथा थी, कश्मीर में नस्क प्रथा को गल्ला ए बख्श कहा जाता था, यह आपको ध्यान में रखना है। और गुजरात में इस नस्क प्रथा को कहा जाता था नस्क ए जुज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गल्ला ए बख्श कहाँ कहा जाता था नस्क प्रथा को? कश्मीर में। और नस्क ए जुज कहाँ कहा जाता था इस नस्क प्रथा को? गुजरात में। अब देखिए, शेरशाह सूरी के समय प्रति बीघा उपज को कहा जाता था रे अथवा रई। आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के समय प्रति बीघा उपज क्या कहलाती थी? तो या तो ऑप्शन में आ जाएगा रे या फिर आ जाएगा रई। मुगल काल में भू राजस्व अलग अलग फसलों व क्षेत्रों के लिए अलग अलग होता था। तो ये कथन आपको देखना है कि अलग अलग फसलों और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भू राजस्व का अलग अलग निर्धारण किया जाता था मुगल काल में। अकबर ने 1573 में गुजरात विजय के पश्चात बंगाल, बिहार तथा गुजरात को छोड़कर सारे उत्तरी भारत में किरोड़ी नामक अधिकारियों को नियुक्त किया। तो अकबर ने 1573 में गुजरात अभियान पर विजय हासिल की और इस अभियान में विजय प्राप्त करने के पश्चात बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर, इन तीनों प्रांतों को छोड़कर सारे उत्तरी भारत में उसने किरोड़ी नामक अधिकारियों को नियुक्त किया। और क्या उद्देश्य था अकबर का किरोड़ी अधिकारियों की नियुक्ति करने के पीछे? तो इनका उद्देश्य था 1 करोड़ दाम, मतलब 2,50,000 रुपए वर्तमान करेंसी के हिसाब से का राजस्व इकट्ठा करना। 1573 में टोडरमल को गुजरात का दीवान बनाकर भेजा गया। तो 1573 में अकबर ने टोडरमल को गुजरात का दीवान बना दिया था और इसने गुजरात की समस्त कृषि योग्य भूमि का नाप करवाया। टोडरमल की सफलता से प्रसन्न होकर अकबर ने पूरे साम्राज्य की भूमि का नाप कराया। तो टोडरमल जो था ये प्रमुख राजस्व विभाग का ज्ञाता व्यक्ति था और अकबर का प्रमुख विश्वसनीय भी था भू राजस्व मामले में। और अकबर के 9 रत्नों में भी ये सबसे विश्वसनीय श्रेणी में शामिल किया जाता है व्यक्ति टोडरमल। तो टोडरमल जब सफल हो गया, उसने गुजरात में समस्त कृषि योग्य भूमि का नाप करवा दिया। तो अकबर ने इसकी सफलता से प्रसन्न होकर पूरे साम्राज्य की भूमि का नाप करवाया। अकबर से पहले जो था टोडरमल, ये शेरशाह सूरी की सेवा में था, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1580 में टोडरमल ने आईने दहशाला व्यवस्था लागू की। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है आईने दहशाला व्यवस्था किसने लागू की थी? तो टोडरमल ने लागू की थी। और कौन से वर्ष की थी? तो वर्ष भी ध्यान में रखना है, 1580 में। अब देखिए साथियों, आईने दहशाला जो व्यवस्था है इसको जाप्ती, बंदोबस्त अर्जी और टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और दहशाला व्यवस्था जो है ये जाप्ती से ही विकसित हुई व्यवस्था थी। अब देखिए आईने दहशाला व्यवस्था क्या थी, ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे के सारे जो मैं चरण बता रहा हूं। इसमें क्या होता था, अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन तथा उस समय उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। तो पहले क्या किया जाता था, अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों में जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन का रिकॉर्ड लिया जाता था। बाद में उस समय उनके जो मूल्य थे, अलग अलग वर्षों में अलग अलग मूल्य थे, तो उन मूल्यों का योग करके उनका औसत लगा दिया जाता था 10 से, क्योंकि 10 वर्षों की बात है। तो कुल जो उत्पादन हुआ उनसे कितना मूल्य प्राप्त हुआ उसमें भाग दे दिया, कितने का? 10 का। और उस जो औसत निकला उस औसत का 1/3 जो राजस्व है वो वसूल किया गया इस आईने दहशाला व्यवस्था के अंतर्गत। दहशाला व्यवस्था के अंतर्गत कर की अदायगी नकद रूप में करनी अनिवार्य थी, ये आपको ध्यान में रखना है, नकद। तो दहशाला व्यवस्था जो थी इसके अंदर जो कर की जो अदायगी होती थी वो किस रूप में की जानी अनिवार्य थी? नकद रूप में। और दहशाला व्यवस्था जो है वो उन्हीं क्षेत्रों में लागू हुई जिनमें जाप्ती प्रणाली प्रचलित थी। दहशाला प्रणाली एक प्रकार की रैयतवाड़ी प्रणाली थी। तो ये रैयतवाड़ी प्रणाली थी, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें किसान जो था वो सीधे ही सरकार को लगान देते थे, बिचौलिए की यहां कोई आवश्यकता नहीं थी।
देयशाला प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अग्रिम ऋण देने तथा खराब फसल के दौरान कर वसूली की छूट देने का भी प्रावधान था। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम था इस व्यवस्था के तहत कि किसानों को अग्रिम ऋण दिया जाता था और यदि फसल खराब हो जाती थी तो उस दौरान जो है कर वसूली में छूट भी दी जाती थी। अब देखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि देयशाला जो प्रणाली थी इसको प्रारंभ में 8 प्रांतों में लागू किया गया था। अब ये प्रांतों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, परीक्षा में आ जाता है कौन से प्रांत में लागू किया गया या नहीं किया गया। तो प्रांत हैं दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, अवध, मालवा, इलाहाबाद। इन 8 प्रांतों में देयशाला प्रणाली को प्रारंभ में लागू किया गया था। और देयशाला प्रणाली में खालसा तथा जागीर दोनों प्रकार की भूमि होती थी। खालसा भूमि कौन सी होती थी? वो भूमि जो राज्य या बादशाह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, और जो शाही भूमि में से मनसबदारों को जो भूमि दी जाती थी, अन्य विद्वानों को जो दी जाती थी, वो जागीर भूमि हो गई। तो देयशाला प्रणाली में खालसा और जागीर दोनों ही प्रकार की भूमियों को शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, टोडरमल की जो राजस्व प्रणाली थी उसके 5 चरण थे। साथियों, ये चरण जो है आपको व्यवस्थित रूप से ध्यान में रखने हैं। इस राजस्व प्रणाली के 5 चरण कौन से हैं? तो सबसे पहले जो है वो भूमि का माप किया जाता था, भूमि को मापा जाता था। इसके बाद में मापी गई भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। वर्गीकरण के पश्चात राज्य के भू राजस्व का क्या किया जाता था? निर्धारण किया जाता था। अब भू राजस्व का अनाज से नकद के रूप में रूपांतरण किया जाता था। तो भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था और आपको पता है राजस्व जो है वो नकद रूप में दिया जाता था। तो भू राजस्व का अनाज से किसमें रूपांतरण किया जाता था? नकद रूप में। और भू राजस्व को एकत्रित करने की सरकारी मशीनरी का निर्धारण सबसे अंत में किया जाता था। तो ये सबसे जो 5 जो हैं ये चरण हैं, आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा? भूमि का माप आएगा, फिर भूमि का वर्गीकरण किया जाता था, फिर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था, उसके बाद में अनाज से नकद में रूपांतरण किया जाता था फसल का, और लास्ट में जो है भू राजस्व एकत्रित करने की सरकारी मशीनरी का चयन किया जाता था। अगला है शब्दावली है दस्तूर उल अम्ल। तो ये शब्दावली परीक्षा में आती है। दस्तूर उल अम्ल क्या है? तो अबुल फजल के द्वारा मुद्रा की सांकेतिक प्रति बीघा राजस्व दर को दस्तूर उल अम्ल कहा गया है। देखिए, यह जिस दर व भाव दर की वह सूची है। दस्तूर उल अम्ल जो है वो जिन्स दर व भाव दर की वह सूची है जो ऐसे क्षेत्र से संबंधित थी जहां कृषि की दशा समान हो। टोडरमल ने 1580 ईस्वी तक दस्तूर उल अम्ल तैयार करवा लिया था और देयशाला व्यवस्था भी 1580 में ही प्रारंभ की गई थी। अगला है मुगल काल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रचलित पद्धति। देखिए, मुगल काल में कर निर्धारण की सबसे प्राचीन या पुरानी प्रचलित पद्धति का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर आएगा गल्ला बख्शी या बंटाई व्यवस्था। गल्ला बख्शी कह लीजिए या बंटाई, और इसका अन्य नाम भी है भावली। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पुरानी प्रचलित पद्धति यदि आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन में गल्ला बख्शी भी आ सकता है, बंटाई भी आ सकता है, और इसका अन्य नाम और क्या आ सकता है? भावली। अब देखिए, ये जो पुरानी पद्धति थी सबसे गल्ला बख्शी, बंटाई या बाहोली, ये कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी इसके बारे में भी आप जान लीजिए। इसके अंतर्गत किसान तथा राज्य के मध्य फसल का निश्चित अनुपात में बंटवारा हो जाता था और राज्य को उपज का कितना भाग मिलता था? उत्पादन का 1/3। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बंटाई प्रणाली में राजस्व निर्धारण जो है वो 3 तरह से होता था। एक तो होता था साथियों खेत बंटाई। इसके संदर्भ में भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। खेत बंटाई क्या होता है? इसमें क्या होता था? खड़ी फसल में ही खेत को बांट लिया जाता था। एक होता था लंक बटाई। फसल काटने के बाद उसे अनाज से अलग किए बिना ही गट्ठर बांधकर बांट लिया जाता था। यह होता था लंक बटाई। और तीसरा होता था रास बंटाई। अनाज निकालने के बाद उसे बांटा जाता था। तो ये खेत बंटाई, लंक बंटाई और रास बंटाई, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या चीजें हैं। और ये जो हैं ये गल्ला बख्शी या बंटाई या बाहोली कर निर्धारण की प्रणाली के 3 प्रकार हैं। अगला है बंटाई प्रणाली के अंतर्गत किसान नकद या अनाज के रूप में कर देने के लिए स्वतंत्र था। तो ये अंतर हो गया यहाँ पर। देयशाला व्यवस्था के तहत तो जो है वो नकद रूप में कर दिया जाता था, लेकिन जो पुरानी पद्धति थी मुगल काल में कर वसूली की बंटाई प्रणाली, इसमें किसान नकद और अनाज दोनों रूपों में कर देने में स्वतंत्र था। परंतु नकद या तिजारती फसलों, जैसे कौन सी फसलें होती हैं नकद फसलें या तिजारती फसलें? कपास, नील, गन्ना,
इन पर जो कर है वो नकद रूप में ही लिया जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। नकद या तिजारती फसलों को छोड़कर किसान जो है वो नकद और अनाज दोनों रूप में कर दे सकता था, लेकिन तिजारती या नकद फसलों पर जो कर है वो नकद रूप में ही लिया जाता था। अगला है, मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था। तो ये भाग परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 4 भागों में। सबसे पहले है पोलज भूमि। पोलज भूमि कौन सी होती थी? वो भूमि जिस पर हर वर्ष खेती हो उसको कहा जाता था पोलज भूमि। प्रति भूमि कौन सी होती है? वह भूमि जिसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाता था। कितने वर्ष बिना बोए छोड़ा जाता था? 1 वर्ष के लिए। तीसरा है चच्चर भूमि। वह भूमि जो 3 से 4 वर्ष तक बिना बोए खाली रहे, ऐसी भूमि होती है साथियों चच्चर भूमि। और बंजर भूमि कौन सी होती है? 5 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक बिना जोती हुई जो भूमि होती है उसको कहा जाता है बंजर भूमि। और लगान केवल खेती में काम ली गई भूमि पर ही लिया जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भूभाग पर किसान खेती करता था उसी भूभाग से ही लगान लिया जाता था, न कि संपूर्ण भूभाग से। तो साथियों ये है मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था का भाग 1। आशा करता हूं आपको ये भाग 1 पसंद आया होगा। जो जानकारियां मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं वो आपको अच्छी लगी होंगी। आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे द्वारा प्रस्तुत बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे के सभी वीडियो महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आप लगातार जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल से बने रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं भाग 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।